इजरायली मिलिट्री ने कहा है फ्राइडे के दिन कि उसने 2 ऑफिसर और 3 दूसरे ऑफिसरों को कार्रवाई की है। 2 ऑफिसर को तो सस्पेंड हो गए, बाकी जो 3 बचे हुए उनको डांट लगाई गई है। ये जो ऑफिसर्स थे ये मुलविस थे, जो WCK की कन्वाई के ऊपर स्ट्राइक किया था इसराइल की तरफ से, उसमें ये शामिल थे, उनके ऑर्डर में ये स्ट्राइक होता। तो इसमें इसराइल ने कल के दिन कहा था कि वो इन्वेस्टिगेशन वो शुरू कर रहा है और जल्दी 1-2 हफ्तों में इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ जाएगी और वो कार्रवाई करेगा। लेकिन आज ही उसने इन्वेस्टिगेशन पब्लिश कर दी, तो बहुत जल्दी उसने इन्वेस्टिगेशन पब्लिश की और उसमें उसने एक जनरल जो इन्वेस्टिगेशन है उसको हेड कर रहे थे, तो उन्होंने रिपोर्ट को पेश किया। उन्होंने पूरा सिलसिलेवार बताया कि अटैक क्यों हुआ और किन वजहों से ये जो ऑफिसर थे उनको ऐसा लगा कि ये जो कन्वाई है उसमें हमास के टेररिस्ट छुपे हुए थे। पहले तो इनका कहना ये कि रात के समय अटैक हुआ है, तो ये बड़ा मुश्किल होता है रात के समय किसी भी गाड़ी को पहचान करना कि उसमें हमास के टेररिस्ट है कि कोई दूसरे लोग हैं। तो उसी कारण ये ड्रोन फुटेज जिसके आधार में इन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि हमास के टेररिस्ट थे, तो वो ड्रोन फुटेज क्योंकि रात के समय में फुटेज क्लियर नहीं आ पाई। दूसरा वजह ये की थी कि जब देर बला वेयर हाउस सामने है यहाँ पर से, जहाँ पर ये अटैक हुआ था, तो कुछ मिनट पहले उसी वेयर हाउस के तरफ एक ट्रक जा रहा था जिसके ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ था और उसके हाथ में हथियार दिख रहे थे। ये फुटेज में रिकॉर्ड हो रखा है। तो उसके आधे घंटे बाद ये जो कन्वाई है वर्ल्ड सेंटर किचन का, जब वो वेयर हाउस से बाहर निकला तो इजराइल आर्मी को लगा कि ये जो हथियार वाला व्यक्ति है, जिसके पास हथियार है, वो इस कन्वाई में से एक व्यक्ति है जो हथियार लेके चल रहा है। तो इजराइल ने इसी आधार में इस कन्वाई के ऊपर स्ट्राइक किया। अभी वेरिफिकेशन हो चुका है कि ये कन्वाई जो था उसमें किसी भी व्यक्ति के पास वेपन नहीं था, लेकिन क्योंकि फुटेज क्लियर नहीं आ पाई और इजराइल को जैसे पहले उसे जो उसने पहले एक ट्रक देखा था जिसमें व्यक्ति के पास वाकई में हथियार था, तो उसको लगा कि वही व्यक्ति अब दूसरे गाड़ी में बैठ के जा रहा है। तो इजराइल को ऐसी गलत फहमी हो गई जिस कारण उसने इस कन्वाई को निशाना बनाया। अब क्योंकि कन्वाई में 2 गाड़ी थी, तो पहले तो एक गाड़ी को निशाना बनाया गया, फिर लोग दूसरी गाड़ी की तरफ भागने लग गए, तो तब जाके दूसरी गाड़ी को भी निशाना बनाया। और इसमें जो ये ड्रोन फुटेज को चेक करने का जो जिम्मेदारी थी वो मेजर के पास थी, तो मेजर से ही गलती हुई थी। तो मेजर ने अपने जो सीनियर कर्नल उसको बताया और कर्नल ने ऑर्डर दिया कि आपको स्ट्राइक करना है। तो मेजर और कर्नल दोनों की भूमिका इसमें थी, तो दोनों को सस्पेंड कर दिया गया। जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे इजराइल ने कहा है कि वो प्रोसिक्यूटर को ये केस सौंप रहा है और आने वाले दिनों में अभी देखना पड़ेगा कि जो ये मेजर और कर्नल जिनको भी सस्पेंड किया गया है, इनके ऊपर आगे कोई कार्रवाई करनी है कि नहीं करनी है, वो प्रोसिक्यूटर तय करेगा। अभी एक यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भी खबर आ रही है कि यूनाइटेड स्टेट आने वाले दिनों में ये चेक कर रहा है कि इसराइल की जो मिलिट्री है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रही है टारगेट को आइडेंटिफाई करने के लिए। और जॉन किर्बी जो कि US नेशनल सिक्योरिटी के स्पोक पर्सन है, उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत में कहा है कि हम अभी देख रहे हैं कि इसराइल जो टारगेट कर रहा है पिछले 6 महीनों से, जब उसने गाजा में लड़ाई शुरू की है, तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरह से वो इस्तेमाल कर रहा है। और ये अभी 2-3 महीने पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये पता लगा था कि इसराइल बड़े पैमाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ले रहा है और उसमें वो हमास के जो अड्डे हैं उनको उससे निशाना बना रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हमास के नज़रिए से देखा जाए तो हमास के जो लोकेशन थी लड़ाई शुरू होने से पहले, तो उस लोकेशन को इसमें फीड कर रखा है सिस्टम में। तो उस सिस्टम में फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेके अब अंदाज़ा लगाया जाता है कि हमास के जो बेस लड़ाई शुरू होने से पहले थे वो अब बेस कहाँ पर होंगे और वो उसमें कितने सिविलियन हो सकते हैं, या फिर हमास अभी भी उसका इस्तेमाल करता है कि नहीं करता है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लगाई जाती है इसमें, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अभी विकसित साइंस नहीं है, इससे गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और हमास को टारगेट करने की कोशिश में इसराइल कई बार सिविलियनों की भी हत्या कर लेता है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है और इसराइल इसे अभी खुल के वो अपनी जो टेक्नोलॉजी उसको दुनिया के सामने उसने रखा नहीं है, लेकिन ये अभी पक्का है कि उस पिछले 6 महीनों से वो बड़े पैमाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ले रहा है टारगेट को हिट करने में। वर्ल्ड सेंटर किचन WCK जिसके ऊपर अटैक हुआ था और 7 लोग मारे गए थे इस एजेंसी के। तो इस एजेंसी का कहना ये है कि
ये जो इन्वेस्टिगेशन आईडीएफ ने की है, ये इन्वेस्टिगेशन को हम डिनाई करते हैं, यानी इस इन्वेस्टिगेशन को हम नहीं मानने वाले, क्योंकि आईडीएफ ने खुद करी इन्वेस्टिगेशन। जो अपराधी है वही खुद इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो ये कोई इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, ये डब्ल्यूसीके का कहना है। और डब्ल्यूसीके ने आगे कहा है कि हम चाहते हैं कि इसकी इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, यानी कि आईडीएफ इसकी इन्वेस्टिगेशन न करे, बल्कि कोई दूसरी एजेंसी करे इसकी इन्वेस्टिगेशन, ताकि सही में पता लग सके कि किन वजहों के कारण इन लोगों को निशाना बनाया गया था। अभी आईडीएफ ने जो ये एजेंसी है डब्ल्यूसीके, उसने इसराइल सरकार से दरख्वास्त की है कि जो भी एविडेंस है इस हमले में शामिल जो अभी तक मिले, उस एविडेंस को सुरक्षित रखा जाए, ताकि जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी तो इन एविडेंस के सहारा लेके पता लगाया जाएगा कि ये जो हमला है ये क्यों हुआ था, और वाकई में पता लग पाएगा कि कितने लोग इसमें पीछे थे, और इस मामले की गहराई तक पहुंच पाएंगे। तो एविडेंस सुरक्षित रखने के लिए डब्ल्यूसीके ने इसराइल गवर्नमेंट से अपील की थी। ये जो 7 लोग मरे थे डब्ल्यूसीके कन्वाई में, उसमें से 3 यूके के थे, एक पोलैंड का था, एक ऑस्ट्रेलिया का था, और एक यूएस और कनाडा का ड्यूल सिटीजन था। तो इसमें क्योंकि ये एक ऐसा हमला है जिसमें पश्चिमी देशों के नागरिक मारे गए थे, तो इस कारण ये मामला काफ़ी तूल पकड़ गया है। अभी पोलैंड की सरकार, जिसने पिछले 2-3 दिन से जो 7 लोगों के मरने में, खास तौर में उसका भी एक नागरिक था जो मरा था, तो उसमें पोलैंड की सरकार ने बहुत टफ अपना रिएक्शन दिया था, और इसराइल गवर्नमेंट के जो एम्बेसडर है पोलैंड में, उनको बुलाया था अपने यहाँ पर, और उनसे पूछा था कि आप बताइए मैं ये अटैक आपने क्यों किया। तो इसराइल और पोलैंड के जो संबंध पिछले 2-3 दिन में काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण हो चुके हैं। आज के दिन पोलैंड की जो गवर्नमेंट है उसने ये जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई है उसको उसने खारिज किया, और कहा कि इसकी इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में कुछ सवाल है जिसका अभी तक जवाब नहीं मिल पाया है। तो हम चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन तुरंत हो, और इसराइल अपना जो लड़ाई लड़ने का कोर्स है, उसका जो तरीका है लड़ाई लड़ने का, उसको चेंज करे, क्योंकि इसराइल ऐसी लड़ाई लड़ता रहेगा तो फिर आने वाले समय में भी जो एनजीओ वर्कर्स हैं उनकी मौत हो सकती है। तो ऐसे करके पोलैंड, खासतौर में पोलैंड और यूके, ये यूके की तरफ से भी यूके गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आ रहा है कि इसराइल को जो आर्म्स सेल हो रही है यूके की तरफ से, उसको बंद करे, क्योंकि यूके के भी 3 नागरिक इस हमले में मारे गए थे। तो यूके की गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, और अमेरिका के ऊपर भी प्रेशर है। और फिलहाल अमेरिका के जो राष्ट्रपति बाइडेन है, वो अभी नेतन्याहू के साथ बातचीत करेंगे, और इस मामले को ज़रूर बातचीत में रखेंगे, और उनको कहेंगे कि आपको अपना जो कोर्स है उसको चेंज करना पड़ेगा। लगभग 200 के लगभग अभी तक जो एक्टिविस्ट या जिनको एनजीओ वर्कर कह सकते हैं, उनकी मौत अभी तक गाजा की लड़ाई में हो गई है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसराइल ने इस मामले की गंभीरता को समझ लिया आज के दिन, और उसने जो एक अपील है कि गाजा के लोगों को सप्लाई पहुंचानी है बहुत तेज़ी से, और नॉर्थ गाजा के इलाके में जो सप्लाई बंद कर रखी इसराइल ने, उन सप्लाईज़ को खोलने के लिए इसराइल तैयार हो गया। उसने अस्तोद पोर्ट, जो कि साउथ इसराइल में पड़ता है, उसको खोल दिया। इसके अलावा एक और पोर्ट है जो कि नॉर्थन गाजा के इलाके में लगता है, उसको भी खोल दिया इसराइल ने सप्लाई के लिए। और इसराइल ने कहा है कि हम आने वाले दिनों में सप्लाई बढ़ाएंगे। तो इसराइल ये एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उन्होंने अभी बाइडेन के साथ नेतन्याहू की बातचीत होगी, तो बाइडेन उनको कहेंगे इस चीज़ को, तो पहले इसको भांपते हुए नेतन्याहू सरकार ने ये फैसला ले लिया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले समय में हम जो टारगेट हम स्ट्राइक करेंगे उसको थोड़ा सोच समझ के पहले उसको जांच कर लेंगे, फिर उसको टारगेट को हिट करेंगे ढंग से। और इसराइल गवर्नमेंट का लापरवाही के ऊपर भी उसका ऊपर लग रहा है आरोप, क्योंकि जो इसराइल के प्रधानमंत्री ने जब स्टेटमेंट जारी किया था, जब ये कन्वॉय हिट हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि ये लड़ाई में ऐसा होता है, ये आमतौर में लड़ाई में ऐसा हमले देखने को मिलते हैं, यानी कि उन्होंने इस मामले को हल्के लिया था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम इसमें गलती हो गई है हमसे, हम माफ़ी मांगते हैं, ऐसे उन्होंने कुछ नहीं कहा था। उन्होंने कहा था बस लड़ाई में होता रहता है। तो आज के दिन जो पोलैंड के एम्बेसडर थे, उन्होंने माफ़ी मांगी है पोलैंड सरकार से, और कहा कि ये गलती हो गई हमसे, हम माफ़ी मांगते हैं, और इस तरह से जो हमले दोबारा नहीं होंगे। तो यानी कि इसराइल की जो सरकार है उसके ऊपर प्रेशर इतना ज़्यादा पड़ चुका है कि उसको, एक तो उसका जो अभी तक सिविलियनों की मौत के पीछे वो अभी तक एक्सीडेंट बताता था, या फिर वो कहता था कि जो सिविलियन है वो हमास के मेंबर है। लेकिन अब वेस्टर्नर लोग मर रहे जो कि इसराइल के पार्टनर है, और अब वो देश मजबूरन इसराइल के ऊपर प्रेशर डाले कि वो माफ़ी मांगे। तो इसराइल ने माफ़ी मांगना भी शुरू कर दिया। और दूसरा, उसने जो 8 कन्वॉय
जो अभी तक उसने मंजूरी नहीं दी थी गाजा में, वो मंजूरी भी देने लग गया। यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल उसने डिमांड किया है कि इसराइल तुरंत, इसराइल को जितने देश आर्म्स भेजते वो आर्म्स भेजना बंद करे। ये ह्यूमन राइट काउंसिल में वोट हुआ था, जिसमें से इसमें लगभग 46 मेंबर है, और उसमें से 28 ने इसके पक्ष में दिया, 6 ने विरोध में किया और बाकी अब्सटेन रहे। तो इस रेजुलेशन को पाकिस्तान की तरफ से लाया गया था, और इस रेजुलेशन में कहा गया था क्योंकि इसराइल वार क्राइम करने वाला है गाजा में, तो इस वार क्राइम को रोकने के लिए जितने भी देश अभी तक इसराइल को वेपन भेजते रहे, उनको वेपन नहीं भेजना चाहिए, नहीं तो इस वेपनों का इस्तेमाल करके इसराइल रफ़ा के इलाके में अटैक करके वहाँ वार क्राइम करेगा। तो ये जो रेजुलेशन है, इसमें साथ में ये भी कहा गया था कि तुरंत यहाँ पर सीज़ फायर होनी चाहिए गाजा के इलाके में, और हमास की डायरेक्टली तो आलोचना नहीं की गई थी, लेकिन कहा गया था कि हमास अटैक इसराइल के ऊपर हो रहे वो भी निंदनीय अटैक है। और साथ में ये भी अपील की गई थी रेजुलेशन में कि जितने हॉस्टेजेस इस समय गाजा में कब्जे में ले रखे हमास ने, उनको सबको हमास छोड़ दें। तो ये जो रेजुलेशन था, इसको अमेरिका ने विरोध किया। जब ये वोट में आया था, अमेरिका ने कहा कि इस रेजुलेशन का विरोध कर रहे, क्योंकि ये जो रेजुलेशन है इसमें हमास को डायरेक्ट जिम्मेदार नहीं ठहराया गया, और इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। और साथ में अमेरिका ही सबसे बड़ा देश है जो कि इस समय इसराइल को वेपन भेज रहा है। तो अमेरिका ने अगर इसके खिलाफ वोट कर दिया, तो फिर अमेरिका की जो पॉलिसी अभी तक है इसराइल को वेपन भेजने की, वो अभी कंटिन्यू है। अभी 2 दिन पहले ही खबर आई थी कि अमेरिका ने $18 बिलियन का जो आर्म्स पैकेज है इसराइल को लिए तैयार कर दिया। उसमें इसराइल को F-15 जेट मिलेंगे बड़े पैमाने में, और जो बम है वो भी इसराइल को जाएंगे अमेरिका की तरफ से। तो अमेरिका की जो पॉलिसी है वो चेंज नहीं हो रही है। इसराइल के जो एम्बेसडर है, जब उनको ये प्रस्ताव पास हो गया तो उनका स्टेटमेंट आया है, और उन्होंने कहा है कि ये जो रेजुलेशन है ये हमास, ऐसा लग रहा है कि हमास ने जो अटैक किया था हमारे ऊपर 7 अक्टूबर के दिन, उसको ये जो रेजुलेशन है उस अटैक को जस्टिफाई करा रहा है ये, क्योंकि हम जो लड़ाई लड़े हो हमास के खिलाफ लड़ रहे हैं, और इसमें हमको वेपन की ज़रूरत है। ये जो रेजुलेशन पास हो गया ये कोई बाइंडिंग नहीं होगा। बाइंडिंग इससे पहले जो रेजुलेशन पास होता है यूएनएससी में, वो होता है, लेकिन यूएनएससी में भी क्योंकि पास तो हो गया, लेकिन इसराइल अभी तक उसमें सीज़ फायर का जो प्रस्ताव था उसको अभी तक नहीं मान रहा है। तो इसराइल के ऊपर अगर चाहे तो सैंक्शन लग सकता है, लेकिन उसके लिए पहले एक और रेजुलेशन पास कराना पड़ेगा, और सैंक्शन वाले रेजुलेशन में अगर वो आता है यूएनएससी के सामने, तो अमेरिका उसमें वीटो लगा देगा। तो कुल मिला के यूएन में जितनी कोशिशें हो रही है इसराइल के ऊपर, इसराइल की जो ये लड़ाई है गाजा में उसको बंद कराने के लिए, जितनी भी कोशिश अभी यूएन में कोशिश की गई थी, वो सब के सब फेल हो गई है। तो इसको देखते हुए ये जो ह्यूमन राइट काउंसिल है, इसका रेजुलेशन पास तो गया, लेकिन इसका महत्वपूर्णता ज़्यादा कुछ है नहीं।